हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद आप सब लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज आप सभी को मैथ का प्रैक्टिस 13वां कराया जाएगा और इसमें फिर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और उससे जो बन सकने वाले प्रश्न हैं और आपकी परीक्षाओं में जो आ सकने वाले प्रश्न हैं उन सभी क्वेश्चन को आज हम लोग फिर से देखेंगे। आइए और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है आपका। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले हैं। इसका मतलब हुआ कि कुल 100% होते हैं, 8% नहीं डाले तो डाले कितना, 92% वोट डाले होंगे। अब आगे पढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है कि इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। अच्छी बात है। चुनाव जीतने वाला जो है वो कुल मतों का 48% मत प्राप्त किया और 1100 वोटों से जीत गया, यानी 1100 मतों से जीत गया। मतलब क्या हुआ, 2 लोग थे, एक जीतने वाला और एक हारने वाला। तो जीतने वाला कितना पाया, 48%। तो ये बताइए अगर इसमें 48% निकाल देंगे हम तो जीतने वाला पाया है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44, यानी 44% हारने वाला पाया है और 48% जीतने वाला पाया है। और क्या करा है कि ये इससे 1100 वोटों से जीत गया, अर्थात ये इससे 4% वोट ज्यादा पाया है। तो हम कहें चाहे 1100 वोट से जीत गया, चाहे 4% ज्यादा वोट पाया, बात यही हुआ। यानी 4% बराबर 1100 और कुल जो वोट होते हैं वो होते हैं 100, यानी 100%। तो 100 गुणे 1100/4, इसे 25 बार में कट जाएगा। तो 25 का इसमें गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 25 से करना 25 और 25 से करना 25 1 25 2 27, सॉरी 27,500। इसका मतलब है कि कुल उस चुनाव में कितने वोट पड़े थे, 27,500। तो ऐसे सवाल में ध्यान दीजिएगा कि इसने क्या बोला कि 8% वोट इनवैलिड हो गया। अगर वो नहीं बोलता, मान लीजिए अगर क्वेश्चन कहता कि 52% एक लोग पाया है और वो 100 वोटों से जीत गया, तो इसका मतलब अगर 52 ये पाया होगा तो दूसर का कितना पाया होगा, वो 48 पाया होगा। तो इन दोनों का जो अंतर 4% बराबर 100 के है, तो वही 100 बराबर कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा, हो ना जाएगा। 100 गुणे 100/4, 2500 हो गया। तो ऐसे भी सवाल आते हैं। यहां पर इनवैलिड कर दिया और इस वाले क्वेश्चन में हमने कोई भी मत इनवैलिड नहीं किया है। तो ऐसे प्रश्न है, ये परसेंटेज के क्वेश्चन जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं, है ना। अब अगले क्वेश्चन को देखा जाए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक बिंदु ए और बी है, मतलब एक अचर बिंदु है ए और बी। अच्छी बात है, ए और बी। यहां पर कह रहा है कि इसकी जो बीच की जो दूरी है वो 5 सेंटीमीटर, यानी कुल जो दूरी है वो है आपका 5 सेंटीमीटर। कोई बात नहीं। कह रहा है तथा सही रेखाखंड ए बी पर इस प्रकार है कि AC बराबर 3। मतलब यहां पर मान लेते हैं कि C है, तो ये AC बराबर ये है 3 सेंटीमीटर। यही कह रहा है। तो ये जाहिर सी बात है कितना होगा, ये 2 सेंटीमीटर होगा। कुल 5 है तो 3 है तो ये 2 होगा, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। अब देखिए क्या कर रहा है कि AC की लंबाई में 6% की वृद्धि कर दिया जाए। इसका मतलब इसमें 6% की हम वृद्धि चाहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम AC में वृद्धि निकाल लेंगे तो किसका वृद्धि होगा, 3 का ना, तो कितना परसेंट, 106%। तो ये कितना हो जाएगा, 318/100 अर्थात 3.18। तो उस समय जो आपका जो रेखा है, अगर बात करें ए से लेकर के जो बी और सी, तो उस समय ये जो दूरी 3 थी वो अब 3.18 हो गई। अब थी तो कुल 5 है ना, तो 3.18 अगर ये हो गया तो ये बताइए आपका बचा कितना। तो 5 में से जब 3.18 को घटा देंगे तो वो आपका दूरी बचेगा, यही ना बचेगा, जो ये वाला दूरी हो गया। तो वही कितना आ जाएगा, चलिए उसको भी कर लेते हैं। तो 3.18 को घटा दीजिए, 2 हो जाएगा और ये 9 में से 1 जा 8.1, यानी 1.82 हुआ। अब जरा बताइए उसमें कमी हुआ कि नहीं, बिल्कुल हुआ है। तो वही पूछ रहा है कि CB के लंबाइया में कितना कमी हो गया। तो 2 था और 1.82 हो गया। तो जब हम कमी परसेंटेज निकालेंगे तो इन दोनों का अंतर ले लेंगे, तो दोनों का अंतर कितना हुआ, तो ये हुआ इतना। अब बटे मूल कितना था, 2, क्योंकि इसी से ना कम हुआ है ये, अगुले 100। तो कितना हो जाएगा, ये 18/2, क्योंकि ये गुणा हो जाएगा तो 18 और आपका हो गया 9% की कमी। तो ऐसे सवालों में क्या करते हैं, बस जो भाषा दी गई होती है ना उसी को धीरे धीरे पढ़ते जाइए और जो कहता जा रहा है उसको लगाते जाइए, सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे, आंसर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये था आपका क्वेश्चन। अब इसके बाद से अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन जरा देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 5 अक्ष
-3/x। ऐसे सवाल फिर से हम आपको बताते हैं, ये सब सवाल का एक सेटिंग दिया होता है, उसी सेटिंग को समझना होता है और उसके बाद से ये सवाल लग जाया करते हैं। अब जरा देखिए, अगर हम आपको ये बताएं यहाँ पर कि x + y/2 है, तो आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, बोलिए कोई दिक्कत? इसको अलग अलग ऐसे लिखा जाता है, लिखाना जाता है, और इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हम इसको अलग अलग कर दें तो क्या हो जाएगा? 5x/x -3/x। बोलिए कोनो दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पर अब समझ गए होंगे आप खेला इसका कि क्या खेल रहा है कि नहीं समझे। -3/z = 0। ये देखिए x से x कट गया, y से y कट गया, z से z कट गया। क्या बचा भैया यहाँ पर आपका? 5 + 5 + 5। ये एक पास इसको अंक वालों को एक पास कर लीजिए, और देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, और 3 ऊपर 3 ऊपर 3 ऊपर कॉमन ले लीजिए भैया, और 1/x + 1/y + 1/z ना हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। इसको लपेट दीजिए उधर, तो 5 5 10 5 15 बराबर क्या हो जाएगा? हो इतना हो जाएगा ना, इतना ना हो जाएगा। उसके बाद से 3 से इसको काट दीजिए, तो आपका जो वैल्यू आया वो कितना आया? इसका वैल्यू 5 आया। कितना आया? 5 है 3 5 15। कोई दिक्कत नहीं है। तो यही सब ऐसे सवाल हैं जो कुछ ना कुछ सेटिंग से दिए रहते हैं, और अगर आप भी उसको समझ गए क्यों क्या कह रहा है, तो उसको लगाने में रत्ती भर का हर्ज नहीं होगा। ये जान लीजिए, बस आप इसी वजह से कहते हैं बस मेहनत करते रहिए। वो कहा जाता ना कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। तो आपको भी ऐसे ही काम करना पड़ेगा, आराम नहीं, ठीक है ना? तो जानते हैं ना कि आराम हराम है, तो बस आराम नहीं करना है, लगे रहना है, एकदम डटिया के लगे रहना है। कब तक? जब तक मिल नहीं जाएगा। कौन? जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब, वही लेना है जो आप सोच रहे हैं, ठीक है ना? तो बस, तो अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखा जाए। देखिए क्या कह रहा है, एक त्रिभुज का परिमाप है 24 मीटर और उसके आंतरिक वृत्त की परिधि है 44 मीटर। जरा बात को समझ लीजिएगा, पूरी बात इसकी समझाते हैं। एक त्रिभुज, ये एक त्रिभुज है, मान लेते हैं A, B और C, और इसके अंदर एक वृत्त है, इसके अंदर एक वृत्त है, और क्या कर रहा है? इसकी परिधि यानी वृत्त की परिधि ये कितना दे रखा है? ये दे रखा है 44 सेंटीमीटर। और अगर बात करें इसके त्रिभुज का परिमाप का, तो परिमाप कितना दे रखा है भैया? परिमाप दे रखा है 24 सेंटीमीटर, ये ना दे रखा है। अब आपको बता दें, अगर बात करें वृत्त की, तो वृत्त की परिधि नोट करिएगा, वृत्त की परिधि क्या होता है? 2πr होता है। वृत्त का अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्या होता है? πr² होता है। व्यास की बात करें तो क्या होता है? 2 × r होता है। ये सब वृत्त के बारे में होता है बात, है ना? अच्छा, बात करें अगर वहीं पर त्रिभुज का, तो त्रिभुज की भी बात है, तो उसको भी ज्ञात कर लेते हैं। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात करते हैं तो करणी में यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी होता है, जहां पर यस बराबर क्या होता है? a + b + c/2, और इसी को कहते हैं अर्ध परिमाप। नोट करिएगा ये सब अर्ध परिमाप। अगर बात करें वहीं पर कि समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है भैया? अगर उसके क्षेत्रफल की बात करें तो उसके क्षेत्रफल का बात क्या हो जाएगा? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, ये होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। और अगर वहीं पर बात करें अगर कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है करणी में 3/4 गुणे भुजा², यही होता है ना? और अगर इसके परिमाप की बात कर रहे हैं तो परिमाप होता है, तीनों भुजाएं बराबर होती है समबाहु की, इस वजह से 3 गुणे भुजा, सब नोट करके लिखिएगा, ठीक है? तो ये सब फार्मूले होते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये त्रिभुज के फार्मूले होते हैं। अच्छा, समबाहु त्रिभुज के अगर एक और फार्मूला लिखा दे रहे हैं, समबाहु त्रिभुज के अगर परिवृत्त की त्रिज्या की बात करेगा, परिवृत्त त्रिज्या, अगर परिवृत्त त्रिज्या की बात करेगा तो होता है a करणी में 2, और अगर अंतःवृत्त की त्रिज्या की बात करेगा, अंतःवृत्त की त्रिज्या की बात करेगा तो वो होता है a/2
2 करणी में 2 क्या होता है, a बटा 2 करणी में 2। तो ये सब ध्यान देने वाली बात है। और अगर परिवृत्त और अंतःवृत्त का अगर अनुपात ज्ञात करने के लिए कहेगा तो इन दोनों को बटे कर देंगे तो ये इससे कट जाएगा, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 2:1। ये सब नोट कर लीजिएगा। तो परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्या का अनुपात कितना होता है, 2:1। यही सब आपको क्या करना है, नोट करना है, ठीक है ना। तो ये सब सवाल कभी भी बन सकते हैं, फार्मूला आप ये सब नोट करे रहिएगा। आपको जरूरत पड़ेगी, जब भी जरूरत पड़ेगी तो आप लगा लेंगे। तो देखिए जरा सा यहाँ पर क्या जरूरत पड़ गई, यहाँ पर जरूरत क्या पड़ गई, जरा ध्यान से समझिएगा। अब देखिए क्या कर रहा है, त्रिभुज की वृत्त की परिधि दे रखी थी कितना, 44 सेंटीमीटर। तो कितना होता है वो, यानी 2 पाई r बराबर दे रखा है 44। तो 2 × 22/7 × r बराबर 44, क्योंकि पाई का मान कितना होता है जी, 22/7 होता है, 3.14 होता है। अब देखिए 44 से 22 × 44, तो r बराबर कितना आ गया जी, 7 सेंटीमीटर। ये हुई पहली बात। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम इस त्रिभुज का परिमाप, अर्ध परिमाप ज्ञात कर लें, त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात कर लें, कहाँ है ऐसा कर रहे हैं, अभी हम आपको बता दे रहे हैं। तो 24 बटा क्या हो जाएगा 2, अर्थात 12 हो जाएगा अर्ध परिमाप। अब नोट करिएगा, अगर किसी भी त्रिभुज के अंदर अगर एक अंतःवृत्त है, अगर एक अंतःवृत्त है तो हम आपको फार्मूला बताते हैं कि इसका क्षेत्रफल, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, वो उसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या, यहाँ नोट करिएगा, त्रिज्या नहीं अंतःवृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या नहीं अंतःवृत्त की त्रिज्या का गुणनफल, उसके अर्ध परिमाप से गुणनफल अगर कर देंगे ना तो उसका क्षेत्रफल आ जाएगा महाराज। तो ये फार्मूला नोट करके लिखिएगा। ये किसी भी त्रिभुज के अंदर जिसके अंदर क्या बन रखा हो, अंतःवृत्त, क्या अंतःवृत्त, उसके बाद से तब अंतःवृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा, वो कितना आया है, ये 7 आया है, और अर्ध परिमाप 12, तो 12 7 आपका हो गया 84 वर्ग सेंटीमीटर। यही तो क्षेत्रफल हुआ। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो ये भी एक फार्मूला है, इसको भी नोट करिएगा। और ये सब बातें पूरा आप क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये सब आप में कहीं कहीं प्रश्न क्या करते हैं, बन सकते हैं। अब इस पर कैसे प्रश्न बनेगा, अगर आप पूछ रहे हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल पर बताइए प्रश्न कैसे बनेगा, तो हम आपको बता रहे हैं कि अगर मान लेते 5 दे दिया और ये दे दिया 7 और अगर ये दे दिया 9 सेंटीमीटर, तो वो इसी पर फार्मूला, इसी त्रिभुज के क्षेत्रफल पर निकालेंगे। यानी त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखी हो तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। बोलिए कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। अगर समकोण त्रिभुज की बात करेगा तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहेगा तो पक्का आधार और ऊंचाई दिया ही रहेगा, तभी ना लगाएंगे। तो बस वही बात है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर कहते हैं कि 5 सेंटीमीटर का समबाहु त्रिभुज है, उसका क्या ज्ञात करो, कह रहा है क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो क्या कर लेंगे, करने में 3/4 गुणे क्या हो जाएगा, ये 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, यानी 25 करने में 3/4 हो जाएगा। बोलिए हो जाएगा कि नहीं, हो ना जाएगा। तो बस यही सब सवाल है। तो ये सब आप नोट करिएगा और फार्मूला नोट करिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये सब इसके बारे में कुछ क्वेश्चन हो गया, शायद इसकी पूरी कहानी समझ में आपको आई होगी। और ये त्रिज्या वाला प्रश्न याद रखे रहिएगा, अब 2:1 होता है, याद रखे रहिएगा, प्रश्न में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन की बात करें। ये रहा क्षेत्रफल पर और वृत्त के कुछ क्वेश्चन, आप इससे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। चलिए अगला जरा नोट करिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसको एक बार और बता चुके हैं, एक बार और रिवीजन आपका हो जा रहा है। tan 4 tan 43 ये आया हुआ क्वेश्चन है, वो भी एक बार नहीं आया है, 2 बार आया। एसएससी सीजीएल टायर 1 में भी आया है और एसएससी 10+2 में भी आया है। तो जरा देखिएगा। अब ऐसे देखिए, ये सब क्वेश्चन ना जो वो लोग होते हैं मैथ वाले ना, वो तो धड़ाधड़ आंसर करते हैं, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होता है जो मैथ के स्टूडेंट नहीं होते हैं, जो त्रिकोणमिति को नहीं जानते, लेकिन वो भी अपने सपनों को साकार करने में लगे हुए हैं कि एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एमटीएफ जो भी एग्जाम हम भी निकाल करके रहेंगे। मानेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, और मानिएगा भी नहीं, निकाल करके दिखाइएगा, ठीक है ना। तो वही बात है। तो जरा देखिए ये सब क्वेश्चन कैसे लगते हैं, तो हम आपको बता दे रहे हैं जरा सा कि साइन थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। इसका मतलब है कि एक दूसरे के उल्टा होते हैं। अगर कॉस थीटा की बात करें तो 1/sec थीटा, ये एक दूसरे के उल्टा होते हैं। टेन थीटा की बात करें तो ये होता है 1/cot थीटा, ठीक ना। या इसी को लिखते हैं आप साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अगर वहीं पर बात करें तो अब देखिए ये 3, अगर साइन काफ का उल्टा होगा तो कास किसका उल्टा होगा जी, साइन का ना उल्टा होगा। अर्थात इन दोनों का गुणनफल अगर देखा जाए तो साइन थीटा गुणे कॉसेक थीटा बराबर 1, यही ना। अगर इनका गुणनफल देखा जाए तो cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, यानी इनका गुणनफल जो है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना। और अगर यहाँ से cot थीटा का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो cos थीटा बटे sin थीटा, ये उल्टा हो जाता है। अब जरा देखिए अब इसमें करना क्या है।
आपको आंसर तो दिख गया होगा। आंसर हम बता दे रहे हैं कि कभी भी अगर दो लोगों को जोड़ने पर अगर उनका योग 90 आ रहा हो, तो उन दोनों का गुणनफल 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। वैसे अगर इन दोनों को देखिए, अगर इन दोनों को जोड़ने पर भी 90 आ रहा है तो इन दोनों का गुणनफल 1 हो जाएगा, यानी 1 गुणे 1 अर्थात 1 आया। ठीक ना? ये तो बात हो गया आंसर देने की, लेकिन थोड़ा सा समझ लिया जाए कि काहे 1 होता है। तो जरा देखिए इनका गुणनफल कर लिया जाए तो tan 86 हो जाएगा। अब जरा देखिए tan 4 जो डिग्री है इसको हम लिख दें अगर 90 - 4 तो कौन आपको हर्ज है का? आपको हर्ज है का? नहीं ना हर्ज है। तो tan 90 - थीटा इक्वल टू क्या होता है? वो होता है cot थीटा। 90 तुरंत बदल जाता है अपने बगल वाले में, तो tan के बगल में काट होता है उसको में बदल जाता है। तो क्या हो जाएगा जी? ये tan 90 - थीटा इक्वल टू हो जाएगा cot थीटा, यानी काट सॉरी हाँ कितना लिखे हैं 90 - 86 सॉरी 90 - 86 तब ना 4 आएगा। तो क्या हो जाएगा? ये काट 86 गुणे tan 86। अभी हम आप बोल रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे का अगर गुणनफल किया जाएगा तो कितने के बराबर होते हैं? 1 के बराबर। इसी वजह से वो 1 होता है। तो नोट करके लिखिएगा, कोई भी सवाल हुआ अगर मान लेते हैं sin 10 डिग्री, sin 20 डिग्री, sin 30 डिग्री अगर ये बात हो रही हो और उधर अगर आंसर आ जाए sin 60 डिग्री, sin 70 डिग्री और sin 80 डिग्री का मान बताओ, तो जरा देखिए 10 और 80, 90, 20 और 70, 90, 30 और 60, 90 सब 1 गुणे 1 आएंगे, यानी 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? सीख यही मिलती है कि अगर कभी भी जो 2 डिग्रियां हैं अगर उन गधों को जोड़ा जाए तो उनका योग अगर 90 हो रहा है तो उनका गुणनफल हमेशा 1 होगा। बस यही बात आपको दिमाग में नोट करके रखनी है। तो इससे आपको ये सीख मिलता है और ये कुछ फार्मूले हैं, नोट कर लीजिएगा और फिर अगले क्वेश्चन पर हम लोग चला जाए और फिर अगले क्वेश्चन को समझा जाए, है ना? चलिए हाँ अगला जरा क्वेश्चन देखिएगा। गजब क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। हम आपको बताए थे तो जरा बात पर समझ लेते हैं कि अगर नाव और धारा में तो पहले तो हम एक चीज बताए थे कि नाव की चाल धारा की चाल से हमेशा अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। और अगर नाव की चाल अगर दे रखा है, मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल दे रखा है, अगर दे रखा है y किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये बात बताइए जरा सा, अगर आपको अनुकूल निकालना है तो क्या कर देंगे हैं? अनुकूल चाल निकालना है तो दोनों को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। अब प्रतिकूल निकालना होता है तो दोनों को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। ये नाव और धारा में काहे को? क्योंकि अनुकूल चाल में इस वजह से जोड़ते हैं कि जब हम इधर से हम एक ही दिशा में जा रहे हैं तो हमें क्या लगेगा? जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे तो समय क्या लगेगा? कम। तो समय अगर कम तो चाल ज्यादा, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है जी? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। तो ये हो गया आपका कुछ बातें। और अगर वहीं पर आप देखिए अगर नाव की चाल दे रखा हो, धारा की चाल दे रखा हो तो क्या अनुकूल चाल नहीं ज्ञात कर लेंगे? दोनों को जोड़ दीजिएगा, दोनों को घटा देंगे तो प्रतिकूल अगर है 2 है सॉरी हाँ 2 है मान लीजिए और 1 है तो अगर अनुकूल चाल ज्ञात करेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा। आप प्रतिकूल ज्ञात करेंगे तो 2 में से 1 जाए 1 हो जाएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये तो ज्ञात हो जाएगा। और अगर वहीं पर अगर ये दोनों दे रखा हो और तब नाव की चाल पूछे, तब नाव की अगर चाल पूछे तो क्या करते हैं? दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ दीजिएगा, यानी अनुकूल प्लस प्रतिकूल और इसको अधिया दीजिएगा। और अगर धारा की चाल पूछे तो धारा की चाल अगर पूछ रहा है तो दोनों को क्या कर देंगे? घटा देंगे, दोनों को घटा देंगे और इसको अधिया देंगे। ठीक है ना? इसका मतलब अगर अनुकूल दे रखा हो 8 और ये दे रखा हो 6 तो नाव की चाल पूछ रहा हो तो 8 6 14 और 14 का आधा कितना हो जाएगा जी? 7 हो जाएगा। ये सब प्रश्न है। और अगर वहीं धारा की चाल पूछे तो 8 में 6 जा 2 और 2 को अधिया देंगे तो 2 बटा 2 बराबर 1। ठीक ना? और अगर वहीं पर बात करा जाए अगर कुल समय की, कुल समय तो कुल समय बराबर होता है छोटा छोटा समय। जाहिर सी बात है। तो छोटा छोटा समय कैसे? मान लेते हैं कि नाव एक बार जा रही हो तो जाने में समय, तो इसका मतलब है कि आपको बता दें कि समय बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया? तो समय बराबर हो जाएगा आपका दूरी बटा चाल। बोलिए हो जाएगा कि नहीं? समय बराबर दूरी बटा चाल हो जाएगा। तो जरा बताइए अगर समय बराबर दूरी बटा चाल हो जाएगा तो दूरी अगर हम मान लेते हैं कि कुछ है x है d है सॉरी d है तो d बटा अनुकूल, तो अनुकूल में क्या करते? दोनों को जोड़ देते हैं, यही ना? तो d बटे ये लिख देंगे प्लस प्रतिकूल आने में समय लिया गया तो ये सब समयन है x - y, यही होता है कुल समय।
यही फार्मूला नोट करके लिखिएगा। इसी फार्मूले पर ये वाला सवाल है, ठीक ना। ये नाव धारक आपको कॉन्सेप्ट भी हो गया और इसी फार्मूले पर सवाल। अब जरा लगा लिया जाए, जरा देखिए अब क्या कह रहा है, कुल समय बताओ। कोई बात नहीं है, कुल समय बता देंगे। दिक्कत किस बात की है, दिक्कत किस बात की है, कह रहा दूरी बटा इतना। जरा बताइए क्या ज्ञात करना है, दूरी कुल कितना है। कह रहा एक व्यक्ति 22.5 किलोमीटर की दूरी एक स्थान से जा रहा है, इसका मतलब 22.5 दूरी मिल गया हमको। अब पहले अनुकूल अगर जा रहा है तो दोनों चलिया को जोड़ देंगे, तो नैया की चलिया कितना दे रखा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और क्या है भैया धारा की चाल कितना दे रखा है, वो दे रखा है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब दोनों को जोड़ेंगे ना पहले के वाले में, बोलिए जोड़ेंगे ना, तो जोड़ना दीजिए, तो 6 × 1 = 7.5 ना हो गया। आप प्लस करेंगे, फिर दूरी लिखेंगे, फिर 22.5 है। अगर देखिए कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आपको केवल कर रखना है, इतू सा तो काम है ना बस। तो x - y, तो 6 में से 1.5 जाएगा, 4.5 हो जाएगा बस। तो ये देखिए दशमलव हट जाएगा ना, 10 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 225/75 प्लस 245, 200 ये 22 है ना, हाँ 225, सॉरी 225/45। अब 75 तिहाई 225, अब 45 और 25 है ना, 45 × 5 = 225। तो जरा देखिए 5 × 3 कितना घंटा लगा हो, 8 घंटा लगा, जाने में भी और आने में भी। जाने में कितना घंटा लगा, 3 घंटा लगा। अगर पूछा होता तो 3 घंटा बता दिए होते। आने में कितना लगा धारा के विपरीत में, तब 5 घंटा लगा। तो जो पूछता सब बता देते। अगर जाने और आने का समय का अनुपात पूछता तो ये महाराज 3:8, 3:5 ना हो जाता, 3:5 बस। अगर समय का अनुपात पूछता तो वो आंसर हो जाता। तो सवाल तो कुछ भी बन सकता है ना, तो बस। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट भी और सवाल भी। अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा 12,000 रुपए की धनराशि 2 भागों में बांटना है। तो 12,000 रुपया की धनराशि है, 2 भागों में बांटना। मान लेते हैं एक ठो x है, तो एक ठो हो जाएगा 12,000 - x। कोई झंझट बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए क्या करा, पहले भाग पर 3 वर्ष का 12% वार्षिक साधारण ब्याज, दूसरे भाग के 4 से 1/2 वर्ष के 16% वार्षिक दर से जो साधारण ब्याज दिया जा रहा है वो बराबर है। अर्थात जो साधारण ब्याज है, पहले भाग का साधारण ब्याज और दूसरे भाग का जो साधारण ब्याज है वो बराबर है। और इसका समय दे रखा, रेट दे रखा है, इसका समय दे रखा, रेट दे रखा है। तो करना क्या है, करना क्या, आपको बराबर ना करना है। साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो दिक्कत किस बात की है, शुरू करिए कहानी। ये मूलधन हुआ। अब देखिए जरा सा, अगर बात करें पहला की, तो मूलधन और गुणे दर, दर कितना है हो 12 और गुणे समय कितना 3/100 बराबर। अगला रेटवा कितना, अगला रुपया कितना 12,000 - x गुणे रेट कितना है, रेट है आपका 16% और समय कितना है, तो 4 से 1/2 अर्थात 4 दूना 8 = 9/2। तो 2 नीचे ना हो जाएगा, 100 तो है, ये तो फार्मूला वाला 100 है। तो ये देखिए जरा सा, 100 से 100 कट जाएगा, 2 × 8 = 16, 4 दूना 8, 4 × 3 = 12, 3 × 3 = 9 है ना। अब देखिए इधर क्या बचा, इधर क्या बचा, x बचा और उधर क्या बचा 12 दूना 24,000 - 2x। ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, वो 3x = 24,000। तो x बराबर हुआ जी आपका 8,000 रुपया। तो अगर एक ठो अगर 8,000 होगा तो जरा बताइए ना दूसरा कितना होगा, तो दूसरा 4,000 ना होगा। तो क्या पूछ रहा हो, पूछ रहा है तो बड़ा भाग क्या होगा, बड़ा भाग 8,000 होगा। कितना होगा 8,000। और अगर मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं कि अगर इस पर पूछा होता बेजवा कितना है, बेजवा है आखिर कितना, तो हम क्या करते, यही का मौका लेते। तो अब हमको 8,000 पता चल गया ना, तो हम 8,000 गुणे कोनो एक ठो लगा देते, चाहे इधर वाला चाहे इधर वाला, 12 × 3 बटा 100। तो ये देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा, हो ये 12 × 36 और 36 का 8 में गुणा कर देंगे तो 1 0 और 8 × 6 = 48, 1 36 है ना, तो 200
88, हाँ 2880 रुपये। तो 2880 रुपये का ब्याज मिल गया। जरा देख लिया जाए अगला ऊपर बेचवा इतना है 4000 वाले पर, तो देखिए 4000 अगुड़े इसका कितना है 16% रेट है 9/2 वर्षों में, और ये साधारण ब्याज निकल जाएगा। तो जरा निकालिए, निकाल देते हैं, ये 20 बार में कट जाएगा। 16 9 144 और 144 दूनी 288 रुपये बराबर आया कि नहीं आया? आया ना, तो बिल्कुल आया। तो अगर पूछ दिया होता इसी प्रश्न में कि बड़ा भाग पूछा है, छोटा भाग पूछ सकता था, ये भी पूछ सकता था कि बताओ जरा सा ब्याज कुल तब उसका है कितना। अगर ये, क्योंकि हमको रुपया तो नहीं पता तो हम तुरंत ब्याज कैसे ज्ञात कर लेते, तुरंत नहीं ज्ञात कर लेते हैं। तो बस उस समय तब हम ब्याज ऐसे जाकर के ज्ञात करते। तो 2880 रुपये ये उसका ब्याज होगा, ठीक है ना। ये अगला सवाल बन सकता था। कभी कभी ऐसे ही सवाल में ना अंतर वाले सवाल देते हैं, वो कुछ रेट दे देगा और कहेगा कि उसका अंतर अगर कुछ रुपया है तो जरा बताओ, वो अंतर वाले सवाल देते हैं, ठीक ना। उसको आपको कराया भी गया है। चलिए, तो ये हो गया फार्मूला साधारण ब्याज का भी, और ये क्वेश्चन भी लग गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखा जाए। हाँ, अगला देखिए क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, गजब क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है ना, और दिमाग को थोड़ा सा हिलाने वाला क्वेश्चन है। जरा देखिए क्या कह रहा है कि दो खंभों के बीच की दूरी एक समान है, माने 45 तो खंभा लगे पड़े हैं। मान लीजिए ऐसे खंभा है, ये सब खंभा है ना, खंभा तो गजबे बना रहे हैं। तो ये सब क्या है, खंभा है। ऐसे ऐसे कितने हैं 45 मान लेते हैं, कितने हैं 45 हैं, ठीक है ना। यही करा खंभा लगे हैं जो एक पंक्ति में लगे पड़े हैं। क्या करा, दो क्रमागत खंभों के बीच की दूरी समान है, मतलब अगर हई अक्ष है तो यो अक्ष होगा, बहुत छोटा लिख दिए, तो कुल अक्ष होगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा ना। तो बस ये वाली बात ध्यान देनी है। आकार की गति करा 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो सबसे पहले हम कार की गति निकाल लें, तो कार की गति निकाल लेते हैं। समैया देखिए सेकंड में दे रखा है, दूरी मीटर में पूछ रहा है, तो यहाँ को बदल लिया जाए तो 72 गुणे 5/18 कर देंगे। 18 चौको 72, 20 मीटर प्रति सेकेंड। ई कार की क्या गई, चाल आ गई। जो करवा है वो यहाँ से लेकर के 45 तक में जाएगा, बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अब बात समझने वाली क्या है कि ये कार 72 किलोमीटर माने 20 मीटर प्रति सेकेंड की गति से चलने पर, चाहे 72 किलोमीटर प्रति घंटा का चाहे 20 मीटर प्रति सेकंड का से चलने पर वो 10वें खंबे तक पहुंचने में 18 सेकंड लेती है। मान लेते हैं कि 10वां खंबा यहाँ पर कहीं हो, अगर ये 10वां खंबा है, ठीक है, तो यहाँ पर कितना समय लेती है वो 18 सेकंड, यहाँ से लेकर के वहाँ तक पूरा। तो हम 18 सेकंड की कुल दूरी ज्ञात करना। अब एक बात बताइए, पहले और दूसरे खंबे के बीच में कितना दूरी है, x। पहले और तीसरे खंबे के बीच में 2x, पहले और चौथे खंबे के बीच में 3x। मतलब समझ रहे हैं, जब हम कर रहे हैं पहला खंबा दूसरा तो 2 में से 1 माने 1x, पहला खंबा फिर तीसरा खंबा, तो एक खंबा फिर 3 खंबा। अगर के बात करें, खंबा कुछ और नहीं समझ रहे हैं, हाँ तो ना समझिएगा। तो एक अगर पहले खंबे से अगर 3 खंबा के बीच की अगर बात करेंगे, इसका मतलब है 2x, दूरिया तो 2x है। अगर 1 से लेकर के चौथे खंबे की बात करेंगे तो 1x 2x 1x यानी 3x। तो वैसे अगर हम बात करें 1 से लेकर के 10वां खंबा की बात करें, अगर 10वां खंबा की बात करें तो जरा दूरी बता दो भैया कितना हो जाएगा। आप बोलोगे 9x, कोई भी हर्ज नहीं है। कितने लोगों को समझ में आया? समझ में आया तो अच्छी बात है। तो 1 से लेकर के 10वें खंबे की जो दूरी है वो हो गया 9x। बस अब तो आपकी कहानी खत्म हो गया। ये 9x दूरिया में आपको चलने में 18 सेकंड लगा है, चलिया है 20 मीटर पर सेकंड। तो चाल बराबर कितना होता है, हो दूरी बटा समय न होता है। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? ना समझ में तो ये हो जाएगा, दूरिया है 9x बराबर चाल कितना है 20 है, समैया है 18, 9 से काट दीजिए धड़ाधड़, तो x बराबर 40 मीटर। अब जरा बताइए एक और खंबा के बीच में कुल कितनी दूरियां है, 40 40 40 40, ऐसे है ना। अब जरा देखिए तो क्या पूछ रहा है, 10वें खंबे, 10वें से लेकर के 31वें खंबा के बीच की दूरी। तो जरा बताइए इसकी दूरियां कितनी है, आप बताइए।
जब हम बोले 1 से लेकर के तीसरे खंभे तो 3 में से किए हैं, तो 10 से लेकर 31वां तो 31 में से क्या किए हैं, 10 घटा देंगे तो 21 आ जाएगा, यानी 21x दूरी। तो 21x दूरी तो 21 गुणे 40 बराबर 4 × 9 4 2 8 840 मीटर। ये समझ में आया कि नहीं, बोलिए कोई दिक्कत? इसको समझ में हाथ खड़े करेंगे, ठीक है ना, वो बताएंगे कि हमको समझ में आया कि नहीं। अब देखिए करना क्या है, दूरी इसमें क्या दे रखा था, कह रहा था कि सबके बीच में समान दूरी है, तो पूछा 1 से 10वां खंभा, तो 1 से 10वां खंभा माने 9x की दूरी। 1 से अगर 15वां पूछता है तो 14x की दूरी। अगर 8 से लेकर के अगर 15वां पूछता है तो 8 से लेकर के 15वां, 15 में से 8 घटा देते तो 7x की दूरी हो जाती, और इसका मान आपको मिल ही गया है। बोले मिल गया कि नहीं, तो यही बात है। और अगर पूछ देता कि 1 से लेकर के 45 खंभों के बीच की कुल दूरी बताओ, कुल दूरी बताओ, तो हो जाता 44। तो 44 गुणे 40 कर देते, 4 चौको 16, यही ना हो जाता, यही तो 1760 मीटर कुल दूरिया हो जाता, हो ना जाता। तो बस आपको ये समझना है, बस इतना ध्यान देना था, ये दूरिया बस ध्यान देना था, बाकी सब तो है ना समझना है, मोहमाया नहीं है, बाकी सब तो मोहमाया है, मोहमाया भी जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया। अगर सभी दूरी पूछता तो भी ज्ञात कर लेते, ज्ञात ना कर लेते, बिल्कुल कर लेते। हाँ, तो जरा देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा है, देखिए करा 40 किलोमीटर की प्रति घंटा पर चले तो अपने गंतव्य स्थान पर 11 मिनट देरी से पहुंचता है। यानी अगर 40 से चल रहा है तो 11 मिनट की देरी है ना, गाना सुना ना, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, तो देर हो गया, कितने देर का, 11 मिनट का देर हो गया। अब जरा देखिए, इसने अपना गति बढ़ा दिया, अब 50 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया। यहाँ पर फल ऐसे भी दे सकता था, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की जगह पर ऐसे कह सकता था कि यदि वो अपनी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, बतिया हुआ, चाहे सीधा सीधा दे दे, चाहे कह दे इसमें बढ़ा दे, बात वही हुआ। तो सवाल को ऐसे ऐसे करता है, लेकिन जब तोड़ मरोड़ के सीखेंगे तो जाएंगे कहाँ, जाएंगे कहाँ हो, जब सवाल का कलरिया पकड़ लेंगे तो भागेंगे कहाँ, ही नहीं भाग पाएंगे, ठीक ना। चलिए, और ये क्या हो रहा है, 5 मिनट की देरी पर। अब कभी भी अगर देरी कहेगा तो दोनों समय का अंतर लेना है, महाराज समझ लीजिएगा। देरी कहेगा तो दोनों समय का अंतर, तो 11 और 5 का अंतर कितना हुआ जी, 6 मिनट का हुआ। बोलिए हुआ कि नहीं। और अगर हम मान लेते हैं कि जो दूरी है वो कुल वो 100 मीटर है, तो जरा बताइए अगर हम बात करें समय का अंतर, तो ये जो दूसरा समय इसके भी अंतर के बराबर होगा। मतलब अगर बात करें पहले का समय क्या होगा, तो दूरी है x, दूरी क्या है, x है, चाल कितना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो क्या हो जाएगा, 100/40 न हो जाएगा। दूरी बटा चाल क्या होता है, जरा बताओ चिल्ला करके, समय ना होता है ना समय, तो क्या हो जाएगा, दूरी बटा 4 बराबर क्या हुआ, समय ना हुआ। वैसे हो चुका दूरी बटा 4 क्या हो जाएगा, यो ना समय हो जाएगा। इन्हीं दोनों का अंतर कितना दे रखा हो, 6 मिनट नहीं दे रखा है, दे रखा है। तो 100/40 कर देंगे और 100/50 कर देंगे, 6 मिनट के बराबर हुआ, बटे 60 कर देंगे तो घंटे में आ जाएगा, क्योंकि ये सब किलोमीटर प्रति घंटे में है। बोलिए है कि नहीं है, समझ में आया। दूरी बटे चाल इन्हीं दोनों का अंतर दे रखा था 6 मिनट, तो वही तो अंतर ना दे रखा था बस। अब इसी को लपेट दीजिए, 50x हो जाएगा, 40x, अंतर कितना हो जाएगा, 10x बराबर 40 गुणे 50 बराबर ये काट देंगे तो 1/10 हो जाएगा। और देखिए ये इससे 0 कट जाएगा, 0 इसको काट देगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा हो, 5 चौको 20, 5 चौको 20 क्या मीटर। लेकिन ये तो नहीं पूछ रहा था ना, वो दूरी थोड़ी ना पूछा है, वो क्या पूछा है, वो कह रहा है सही समय बताओ। क्या सही समय बताओ, तो जरा सही समय बताने के लिए जरा बताइएगा सही समय। ये दूरिया है 20 मीटर, दूरिया है कितना आपका 20 मीटर, और आपको बता, ये दूरी 20 मीटर है ना, हाँ ये दूरी है 20 मीटर। अगर हम आपको बता दें, सॉरी ये किलोमीटर में है, सॉरी किलोमीटर, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा था तो किलोमीटर में है ना। तो दूरिया है आपका 20 किलोमीटर। अब जरा बताइए समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है, तो 20 अब बटा पहले का चलिया कर लो 40, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1/2।
1 बटा 2 क्या है? 1 बटा 2 क्या है बताइए? ये है घंटा। तो कितना हो जाएगा जी आपका? 30 मिनट। अब जरा बताइए 30 मिनट तो लगा, लेकिन वो कह रहा है 11 मिनट की देरी से पहुंचा, तो 11 मिनट अगर घटा देंगे हम तो सही समय पता चल गया आपका कि 19 मिनट में पहुंच जाता, क्योंकि 30 मिनटों में वो शामिल है ना 11 मिनटवा, बिल्कुल शामिल है। वैसे अगर इसको लगा दें इससे तो क्या हो जाएगा? तो दूरी बटे चाल अर्थात 20 बटा 50 कर देते और उसमें से 5 को माइनस कर देते, तो कितना हो जाएगा? ये देखिए 2 बटा 5 घंटा, ये घंटा ना हो जाएगा, अगुड़े 60 कर दें तो मिनट में आ जाएगा। तो 5 बराबर 5 तो 12 दूना 24 और 24 में से 5 हजार 19 कितना हुआ? 19 मिनट हुआ ना। तो ये 19 मिनट की सही समय था। क्लियर हो गए? अब जरा बात करते हैं इसको एक और तरीके से लगा लिया जाए। एक और तरीका क्या कहता है आपका? अगर एक और तरीके की बात करें, जरा देखिएगा, एक बात अगर पूरे सवाल को पढ़ा जाए ना तो एक बात कॉमन होगी कि इसमें दूरी बराबर है। सही बताइए, दूरी बराबर है। समझ में आया कि नहीं? अरे कितनों को समझ में आया? दूरी क्या है? बराबर है। तो अगर हम कहते हैं कि दूरी अगर बराबर है तो महाराज क्या हो जाएगा? हो दूरी बराबर है तो 4 गुणे समइयो ना बराबर हो जाएगा। हो 4 गुणे समइयो का हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। 4 1 गुणे समय 1, 4 2 गुणे समय 2। तो पहले का चलिए कितना है? ये हो जाएगा 40 गुणे समैया कितना है? अगर हम मान लें कि सही समय t मिनट है, कितना है? t मिनट है। तो अब 11 मिनट देरी, तो 11 मिनट और ज्यादा लेना रहा है तो क्या हो जाएगा? t + 11 अब बटा 60 कर देंगे, घंटे में आ जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? दूसरा चाल यानी 50 गुणे समय। आप दूसरे में क्या कर रहा है? 5 मिनट की देरी, तो 5 मिनट का मतलब वो जोड़ न देंगे, 5 मिनट और न ले रहा है तो क्या हो जाएगा? हो सही समय हम 5 मिनट और जोड़ देंगे, अब बटा 60 कर देंगे। 60 को 60 से लपेट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 4 का t से गुणा करेंगे 4t और 4 11 हम 44 न हो जाएगा। अब 5 का t में गुणा करेंगे 5t और 5 5 25। अब 4t को उधर भेज दीजिए, 25 को इधर भेज दीजिए, तो 44 में से 25 जाए 19 हो जाएगा और 4t 5t में से जाएगा तो t हो जाएगा। और t क्या था? मिनट न था, यानी t 19 मिनट। आप ऐसे भी लगा सकते हैं। तो यहां पर क्या समझना था? दूरी बराबर है। और यहां पर क्या समझना था? 6 मिनट का अंतर है, बस। और कुछ तो आपको समझना ही नहीं था। बाकी सवाल को आप लगा सकते हैं, जैसे जो आपकी मर्जी उस तरीके से आप लगा सकते हैं, है ना। बस आपको समझ में आना चाहिए। और जब समझ में आता है ना तो आप खुद देखते होंगे कि आप सवाल बहुत जल्दी में लगा लेते होंगे, है ना। तो बस सवाल को एक बार पढ़िए, समझिए, वो देखिए आपसे क्या कहना चाहता है। ऐसा कोई सवाल नहीं होता है जो आपसे कुछ न कुछ कहना ना चाहे, बस उसको ध्यान से सुनने की जरूरत है। अगर आपसे सवाल कहने लगा, कानों में आपके बताने लगा कि भाई साहब हमको ऐसे आप लगा लीजिए, तो हम आप बता रहे हैं कि जो भाई साहब हैं ये लोग लगा डालेंगे। किसको? उस सवाल को। ठीक है ना। तो बस यही काम आपको करने हैं। अगले प्रश्नों पर चलते हैं। जरा देखिएगा, तो जरा फार्मूला लिखिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है अगर, तो कुछ फार्मूला लिखिएगा। फार्मूला आपको पता है ये वाला। और अगर ब्याज की बात करें अगर, तो ब्याज की अगर बात करें तो CI कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, क्या हो जाता है? P × 1 + r/100⁻⁻1। ठीक ना। अब देखते हैं, अब क्या कर रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिवर्ष संयोजित हो जाता है। अच्छी बात है, 1 साल संयोजित हो रहा है। 2 वर्ष के पश्चात मिश्रधन मूलधन का 2.5 गुना हो जा रहा है, मिश्रधनवा बढ़ जा रहा है। तो मान लेते हैं कि मूलधन 100 रुपया है, तो मिश्रधनवा कितना हो जा रहा हो? 100 का 2.5 गुना, 2.25 गुना, यही ना। आखिर यही ना बताओ, मूलधनवा का मिश्रधनवा इतना गुना हो जा रहा है, तो इतना गुना हो गया, तो कितना हो जाएगा? वो 225। बस कुछ करना ही नहीं है। समय आपको दे रखा है 2 बरस। अब ज्ञात क्या करना है? रेट। इसी न फॉर्मूला वहां पर रखना है आपको, केवल और केवल उठा करके रखना है। तो देखिए मिश्रधनवा का मान है 225, तो 225 बराबर कितना हो जाएगा? मूलधन यानी 100 1 + r/100⁻²। तो 25 चौको 100 और 25 नवा 225, कितना हो जाएगा? 9/4 बराबर 1 + r/100।
का होल स्क्वायर। 9/4 क्या है? ये 3/2 का होल स्क्वायर है, 3/2 का होल स्क्वायर है, तो यही ना हो जाएगा। अब देखिए ये घात घातों से हट जाएगा, वर्गमूल लेते समय बचेगा क्या? बचेगा आपका 3/2 बराबर 1 + r/100। 1 को इधर भेज दीजिए तो 3/2 - 1 बराबर r/100। 3/2 में से इतना आ जाएगा 1/2 बराबर r/100, इससे कट जाएगा तो r का मान कितना आ जाएगा जी? 50%। तो करना था क्या? आपको बस इस फार्मूले को ध्यान देना था, बस, है ना? तो बस ये ध्यान दीजिएगा। तो ये मेन फार्मूला है और ये आपका सवाल है। तो कभी भी गुना वाले सवाल आए और परसेंटेज पूछे, गुना वाले सवाल आए परसेंटेज पूछे, मतलब दर, अगर ये पूछ रहा, दर पूछ रहा था ना, दर पूछे तो हमेशा मूलधन को 100 मानिएगा। क्या मानेंगे? मूलधन को 100। और अगर कभी भी रुपया दे रखा हो उत्तर में, मिश्र धन पूछ रहा हो, मूलधन पूछ रहा हो, तब यक्ष मानिएगा किसी एक को, बस आपका लग जाएगा, ठीक ना? कुछ सुविधा हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन जरा देखिए। अगला क्वेश्चन को अगर आप लोग लगाइए तब तक हम आपको कुछ फार्मूला बता देते हैं, जरा लिखिएगा। जिनको आ रहा वो लगाएं, जिनको नहीं आ रहा वो इधर देखें, वो इधर उधर नहीं देखें, वो केवल और केवल इधर देखें, उधर नहीं, ठीक है ना? और अगर बात करें a - b का होल स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा? a² + b² - 2ab हो ना जाएगा। झंझट किस बात की है? अगर इन दोनों गधों को जोड़ दिया जाए, क्या किया जाए? जोड़ दिया जाए तो जरा a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का, अगर होल स्क्वायर की बात करें, जोड़ने पर ये वाले कट जाएंगे। तो जरा देखिए a² + b² कितनी बार हो जाएगा? 2 बार हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? अब जरा बात करें तो a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, 2 में इधर गुणा कर रहा थे, भाग करवा दें, a² + b² तो बराबर 2। एक बात यहां से निकल करके आई। और हम आपको बोले थे कि सरलीकरण के क्वेश्चन ऐसे ही देते हैं। अब जरा आप अपना सवाल देखिएगा। सवाल में एक ही जगह पर कितना दे रखा है? ए का मान दे रखा है 2.697। ये भरमा रहा है आपको। इसको नहीं पता है कि आप पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, तो लगा तो लेबर करेंगे। ए का मान इतना है, बी का मान इतना है, तो कुछ भी रहे। जरा देखिए a - b का होल स्क्वायर ये वाला पार्ट दिया है, प्लस a + b का होल स्क्वायर ये वाला पार्ट दिया है, बट a² माने जो a का मान है उसको 2 बार गुणा, b का मान 2 बार गुणा। अपने आप उत्तर दुआया, सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है। बस इतना देखना है कि इस वाले फार्मूले पर है कि नहीं है। अगर ऐसे बात कर देता, अगर यही फार्मूला अगर ऐसे लिखा रहता, कैसे हो? ऐसे, कैसे? ऐसे अगर लिखा रहता तब हम क्या करते? अगर हम एक बार घटा देते तो एक और फार्मूला बन जाता। कैसे? देखिए घटाने पर क्या बनेगा? अगर a + b का होल स्क्वायर इससे घट जाएगा और उसके बाद से माइनस माइनस और ये प्लस ना हो जाएगा, नीचे वाले चिन्ह बदल जाते हैं। हई कट गया, इससे कट गया, 2ab मिलकर के 4ab हो गया। और अगर a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर अब बटाई ab को इधर गुणा करा दिया जाए तो इसका हो जाएगा आंसर 4। अब सवाल बना लिया जाए। अगर a का मान अगर हम मान लेते हैं, लिख देते हैं 4.123, अब b का मान लिख देते हैं 1.125 मान लेते हैं। अगर हम तो यहीं पर अगर हम दे दें कि 4.123 प्लस इतने का होल स्क्वायर, जैसे कि इस सवाल में दे रखा था, और माइनस a - b यानी इन लोगों का माइनस का होल स्क्वायर, अब बटे इन दोनों का गुणा अगर दे रखा हो तो इसका आंसर आ जाता 4। तो आपको इसकी जरूरत है, बहुत ज़्यादा जरूरत है, ठीक है ना? तो ये हुए 2 फार्मूलों से व्युत्पन्न फार्मूला, और इसी पर सरलीकरण के क्वेश्चन बनते हैं। और सरलीकरण के कुछ और क्वेश्चन बनते हैं, जरा उसको नोट करिएगा। a³ + b³ वाले पर सवाल बनता है, a + b, दूसरा क्वेश्चन में a² + b² प्लस ab माइनस ab होता है। अगर यहाँ पर हम a + b का फार्मूला बनाएं तो a³ + b³ बटा a² + b² माइनस ab, ये इसका सरलीकरण का क्वेश्चन बनता है। कोई 2 अंक देंगे, उनका क्यूब एक ठौरे का दे देगा, दूसरे का क्यूब दे देगा, आप बटे पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर माइनस दोनों का गुणा कर देगा। कुछ नहीं करिएगा, फार्मूला पता तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, वरना वर्ग वर्ग निकालना पड़ेगा।
और अगर इसी तरीके से अगर माइनस वाले को दिया रहता है तो वो क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है, आपको पता है, ए माइनस बी। काहे लिख रहे हैं बार बार, ताकि आप भी समझें कि आखिर ये आया कहाँ से है। ऐसा ना हो कि आपको लगे कि ये तो याद करके ही केवल बताया जा रहा है, हमको नहीं समझना है, समझना तो आपको है, हमको केवल आपको समझाना है, क्योंकि एग्जाम देने आपको ही जाना है और उधर से निकाल करके आना है। किस दिन? उसी दिन, बिल्कुल उसी दिन एग्जाम निकलता है, देने वाले को उसी दिन पता चल जाता है कि लगभग हमारा क्या होना है, ठीक है ना। तो बस वही बात है। तो यहां पर देखिएगा a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इन सभी पर सवाल बनते हैं भैया। ये चारों फार्मूले नोट करके लिखिएगा, ये चारों फार्मूले, और चारों फार्मूले पर सवाल बनते हैं। इसकी कहानी खत्म। अरे बोले समझ में आया कि नहीं? समझ में आया ना? तो समझ में आया तो बता भी दिया करिए। कैसे बताएंगे? कमेंट बॉक्स में। चलिए, क्योंकि ये एक माध्यम है तो इसी में बताना पड़ेगा। सामने रहते तो आप सामने बताते, है ना, तब हम पूछते समझ में आया कि नहीं, हाथ उठाओ तो आप हाथ उठाते, इसमें भी हाथ उठा दीजिए, क्या दिक्कत है ना। वो हाथ वाला भी इमोजी आता है ना, उठा दीजिए। चलिए, तो इसीलिए कहा जाता है कि मंजिल मिल ही जाएगी भटके हुए ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी भटके हुए सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। आप तो घर से निकल चुके हैं और आप अपने लिए मेहनत कर रहे हैं, अपने माँ बाप के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप अपना सपना पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो लगे रहिए, सफल निश्चित ही होंगे। धन्यवाद, जय हिंद।